मैं कुछ 5 साल की रही होंगी। हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, हमारे पास सीट्स नहीं थे, तो मैं शायद सो गई होंगी और किसी अंकल ने पापा से कहा होगा कि बच्ची सो गई है, आप इसको मेरे पास सुला दीजिए। तो मुझे वो मोमेंट एग्जैक्टली अच्छे से याद है। जब मेरी नींद खुलती है तो वो अंकल खड़े थे और उनका हाथ मेरी बॉडी पर था, और मुझे याद है मैंने वाइट कलर की फ़्रॉक पहन रखी थी और वो पूरा फ्रॉक ओपन था और मुझे पूरी बॉडी में जलन फील हो रही थी। और मेरी जब नींद खुलती है तो एक ऐसी लड़की जिसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ होता है, 20 साल की उम्र में जिसकी शादी हो जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तलाक होता है, समाज के ताने सुनने को मिलते हैं। उसके बाद वो लड़की एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की बनकर आपके सामने खड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियतमा है और मैं इलाहाबाद से हूँ, जिसे आप प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। मेरी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम मैंने इलाहाबाद में ही गुजारा और आज यहाँ इस स्टेज पर मैं एक सर्वाइवर के तौर पे खड़ी हूँ। और पूरी दुनिया में जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये कहानी सुन रहा है, जो भी लड़कियाँ मुझसे रिलेट कर रही हैं, अगर उनमें से मैं किसी की भी हेल्प कर पाऊँ तो शायद मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। तो मेरी कहानी की शुरुआत होती है 5 साल से 15 साल की एज में, जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग एज में मुझे गलत तरीके से देखा और छुआ। सबसे पहली जो कहानी मुझे याद है वो मैं कुछ 5 साल की रही होंगी। उसके बाद जो जिस इंसिडेंट ने मुझे सबसे ज़्यादा मुझ पर असर छोड़ा वो था जब मैं 10 साल की थी और हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और शायद किसी वजह से रिज़र्वेशन सही से नहीं हुआ था, हमारे पास सीट्स नहीं थे, तो मैं शायद सो गई होंगी और किसी अंकल ने पापा से कहा होगा कि बच्ची सो गई है, आप इसको मेरे पास सुला दीजिए। तो मुझे वो मोमेंट एग्जैक्टली अच्छे से याद है। जब मेरी नींद खुलती है तो वो अंकल खड़े थे और उनका हाथ मेरी बॉडी पर था, और मुझे याद है मैंने वाइट कलर की फ़्रॉक पहन रखी थी और वो पूरा फ्रॉक ओपन था और मुझे पूरी बॉडी में जलन फील हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि 10 साल के बच्चे को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। बस मुझे इतना पता था कि वो फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और मेरी जब नींद खुलती है तो मैं अपने फादर को खोज रही थी। मैं अपने फादर को के पास जाकर दोबारा सो गई और शायद उस एज में मुझे नहीं समझ आया था कि मुझे क्या करना है, किसे बताना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ, या मुझे नहीं पता था कि किन शब्दों का इस्तेमाल मुझे करना है, कैसे मुझे किसी को बताना है। क्योंकि मैं जिस तरीके की फैमिली से आ रही हूँ, हम वहाँ पर ऐसी बातें नहीं करते, या मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वहाँ हमें ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता कि हम बच्चों से ये बातें करें। या जिस तरीके के स्कूल में मैं पढ़ रही थी वहाँ पर मुझे किसी ने नहीं बताया गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो ये चीज़ें मैं अपने अंदर भर रही थी और एज के साथ साथ ये घटनाएं मेरे साथ हो रही थी, कभी घर पे, कभी पड़ोस में, कभी ट्रेन में, कभी बस में, और मैं बस ये झेलते जा रही थी और ये सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में कलेक्ट होती जा रही थी। मैं बड़ी हो रही थी, 10 साल, 12 साल, 15 साल, और ये चीज़ें लगातार मेरे साथ हो रही थी। 15 साल की उम्र तक जब मुझे ये चीज़ें समझ आ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैंने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और धीरे धीरे ये चीज़ें रुक गईं। मैं बड़ी भी हो चुकी थी और लोगों ने भी धीरे धीरे इन चीज़ों को बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें कंप्लीटली ख़त्म हो गईं। जैसा आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे साथ हर दिन सड़क पर, रोड में, बस में किसी ना किसी तरीके से हमको कोई छूने की कोशिश करता है, कोई हमें पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें लगातार हो रही थी, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से मेरे दिमाग में अपने आप को लेकर बहुत ही नेगेटिव एक इमेज बन चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद कमी मुझ में है, या शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या शायद मैंने लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है और इसमें उन लोगों की नहीं, शायद मेरी ही गलती। और मुझे लगता है आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम अपनी गलती खोजने लगते हैं कि शायद मैंने कुछ किया होगा। तो मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही थी और मेरे दिमाग में खुद के लिए एक ऐसी इमेज बन गई थी कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ और मैंने ही कुछ किया है। मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी और मेरा जो बचपन का पार्ट था, वो पूरा बचपन 5 साल से 15 साल तक ऐसे ही गुजरा और मैं इन्हीं थॉट्स के साथ आगे बढ़ रही थी। इसके बाद जब मैं 17-18 साल की हो रही हूँ, कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है और मैं जिस तरीके के बैकग्राउंड से आ रही हूँ, मैं ऑल गर्ल्स स्कूल, ऑल गर्ल कॉलेज से आ रही हूँ, तो मैं कोई भी मेल फ्रेंड नहीं था मेरा, और ऑलरेडी मेरे दिमाग में ये चीज़ें बन चुकी थी कि मुझ में कमी है। तो इस दौरान मैं किसी से मिली और उसको मैंने अपनी ये कहानी सुनाई और उसने मुझे एक्सेप्ट किया। तो मुझे लगा कि
मुझ में कमी है, मुझ में कोई बुराई है और ये मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, इससे महान तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसने मेरी कमियों, मेरी खामियों के साथ मुझे एक्सेप्ट कर लिया, वो मेरे लिए भगवान जैसा बन गया कि बस यही है और मुझे इसी के साथ रहना है, क्योंकि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। इस दौरान मेरी बहन की शादी भी हो गई थी और उसकी शादी एक फेल्ड शादी हुई, क्योंकि उसकी शादी एक गाँव में उससे 16 साल बड़े इंसान के साथ हुई थी और मेरे घर वालों ने सेम वही सारी चीज़ें मेरे साथ भी करने की कोशिश की। मुझसे 12 साल बड़ा लड़का गाँव में है और वो स्पेशली एबल्ड भी है। जब ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, तो मुझे कहीं न कहीं बहुत गलत फ़ील हुआ कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है और ऑलरेडी मैं अपनी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद होते देख रही थी। इन चीज़ों ने मेरे अंदर एक गुस्सा भर दिया, एक ज़िद भर दिया कि ये गलत हो रहा है और मुझे इसके खिलाफ खड़ा होना है। मैंने ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने एक दिन डिसाइड किया 2010 में कि मैं घर छोड़ दूँगी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये मुझे नहीं चाहिए। ये जो ज़िंदगी मेरी दीदी जी रही है, मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी है। मैंने घर छोड़ दिया और इस दौरान जिस लड़के से मैं कॉलेज के दौरान मिली थी, उन्होंने मेरी हेल्प करी और मुझे लगा कि उन पर कोई केस ना हो जाए, उन पर कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं। मैंने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे और जिस दिन मैं कचहरी पहुंचती हूँ शादी करने के लिए और जब मैं साइन करने जाती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने जो नाम बताया है, वो नाम गलत है। उनकी पूरी आइडेंटिटी गलत है। उनका नाम, घर, परिवार, भाई-बहन, पढ़ाई, सारी चीज़ें झूठ हैं। बट स्टिल मैंने उन्हें माफ़ किया क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प करी थी और उनकी वजह से मैं उस शादी से और सारी फैमिली प्रेशर से मैं बच गई थी। मैंने सोचा कि नाम गलत है, इंसान सही है और मैं उनके साथ आगे बढ़ गई। मैंने उनसे शादी कर ली 2010 में। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद मैं अकेले इलाहाबाद में एक रूम रेंट पे लेकर रह रही थी और इसमें मेरे पार्टनर मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे। वो कभी-कभी आते थे मुझसे मिलने और मुझे जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, मुझे दिलाकर चले जाते थे। तो ऐसे ही चल रहा था और 3 महीने बाद मेरे फादर को पता चला कि मैं कहाँ हूँ और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझसे मिलेंगे और मेरे पार्टनर से मिलेंगे और मेरे पार्टनर की फैमिली से भी मिलेंगे। जब हम दोनों की फैमिलीज़ मिलती है, हमारे पेरेंट्स मिलते हैं, तो एक म्यूचुअल डिसीज़न लिया जाता है कि हम दोनों को अभी हम बहुत यंग हैं, तो हम अपने-अपने घर जाएँगे और हम जब बड़े होंगे, तब डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। इस डील के साथ हम दोनों अपने-अपने घर चले गए और 2010 अप्रैल में मैं अपने घर वापस आ गई। इसके बाद का समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं घर तो आ गई थी और समाज के लिए मैं एक घर से भागी हुई लड़की थी और एक घर से भागी हुई लड़की को हर कोई बहुत ही गंदी नज़र से देखता है। बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन जिन्हें भी पता था उनके उनके थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी कि खराब लड़की है, बुरी बेटी है, उसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ऐसी तमाम बातें मेरे लिए हो रही थी और उस दौरान मैं बहुत ही डिप्रेसिव फ़ेज़ में थी। मैं कहीं नहीं जाती थी घर से, घर पे अकेले रहना, घर का काम करना और मेरे फ़ादर इस दौरान मुझसे बात नहीं करते थे। मैंने ये भी सोचा कि मैं मर जाती हूँ। मैं मरने के लिए एक ब्रिज पर भी गई, लेकिन मैंने कुछ सोचकर मन बनाया कि नहीं, ऐसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी है। मैंने बहुत कुछ किया है और इस दिन के लिए मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करी है। मैं घर वापस आ गई और 2011 में मार्च के महीने में मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगी। हालाँकि मेरे घर में ये अलाउ नहीं था। हमारे घर में बोलते थे कि हमारे घर की लड़कियाँ काम नहीं करती हैं। स्टिल मैंने सोचा कि मैं नौकरी करूँगी। मेरे फ़ादर ने फर्स्ट डे पे कहा कि नहीं, लेकिन स्टिल मैंने अपना बैग लिया और मेरे घर के पास वाले स्कूल में मैं चली गई, जहाँ मेरी सैलरी सिर्फ़ 1000 रुपए थी। उस एक जॉब ने मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए। मैं पहली बार अपने पैसे खुद कमा रही थी। बहुत कम अमाउंट था, लेकिन मैं अपने पैसे कमा रही थी और मैंने अपने डिसीज़न खुद लिए क्योंकि 2010 में जब मैंने घर छोड़ा था, तो मैंने यही सोच के छोड़ा था कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाऊँगी। अच्छी होगी, बुरी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे साथ क्या होना है। अच्छा होगा या बुरा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं खुद होंगी। मैंने जॉब शुरू करी और वहाँ से मेरी दुनिया और बड़ी हो गई। अब तक मैं सिर्फ़ अपने घर में रह रही थी, अपने आस-पास के लोगों को जान रही थी। अब मुझे एक नया स्टेप मेरी ज़िंदगी में आ चुका था, जहाँ मैं बाहर के लोगों से मिल रही थी। बहुत सारे जो उस स्कूल में टीचर थी, मैं उनकी कहानियाँ सुनती थी। जहाँ एक टीचर की कहानी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक टीचर थीं जिनके हस्बैंड उनको मारा करते थे और वो स्टिल अपने हस्बैंड के पास जाती थीं और मैं उनको यही समझाती थी कि क्यों जा रही हो आप? मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगती थी कि वो अपने हस्बैंड से पिट रही हैं, स्टिल वो अपने हस्बैंड के पास में जा रही हैं। इसके बाद मेरी जो शादी थी, उस पे भी एक ट्विस्ट आया। मैं अपने जो हस्बैंड थे, उनसे घर पे तो नहीं मिल सकती थी, मैं उनसे बाहर मिलना मैंने शुरू किया। हम मिलते थे
और धीरे धीरे मुझे पता चला कि उनका नाम ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी भी झूठ है। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाना शुरू किया, गालियां देना शुरू किया। एक बार उन्होंने मुझे इतनी जोर से मारा कि मेरा जॉ डिस्लोकेट हो गया, मेरे मुंह से खून आ गया। इवन एक बार उन्होंने मेरी फ्रेंड को बाइक से गिराने की भी कोशिश की, और रीजन कुछ भी नहीं था। मैंने जीन्स क्यों पहना है या मैं देर से क्यों आई हूँ, बस बहाने थे मुझ पर हाथ उठाने का या मुझ पर हावी होने का। मुझे धमकियां देना कि तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे फादर को मार दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा, ऐसी तमाम चीजें उन्होंने करना शुरू किया। और ये सब होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलत हो रहा है। एक तो आपने मुझे झूठ बोला है, उसके बाद ये चीजें आप कर रहे हो मेरे साथ। और जब, जैसा कि मैंने बताया, जो टीचर थी, मुझे लगा कि मैं भी वहीं पर हूँ, मेरे साथ भी वही चीजें हो रही हैं, तो मैं कैसे किसी को ये सलाह दूं कि अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाओ जब मैं खुद वही चीजें सह रही हूँ। मैंने सोच लिया उस दिन कि मैं तब तक किसी को वो सलाह खुद नहीं दूंगी जब तक मैं वो खुद पर लागू नहीं करूं। अगर मुझे लगता है कि किसी को हेलमेट पहनना चाहिए तो मैं पहले खुद हेलमेट पहनूंगी। उसके बाद 2012 में, ये सब होते होते 1 साल हो रहा था, 2012 में मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि ये ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इससे बाहर निकलना है। और मैंने हल्के हल्के में अपने हस्बैंड को भी ये बात बोल दी कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। मैं उनसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकती थी क्योंकि उस समय में मुझ में इतनी ताकत नहीं थी, ना ही मेरे पास कोई ऐसा बैकअप था, क्योंकि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो मुझे पता था कि मैं इनसे डायरेक्ट नहीं ये चीज़ें बोल सकती हूँ, क्योंकि जो धमकियाँ हैं वो कब सच हो जाएं मुझे नहीं पता। और वो मुझे बहुत पब्लिकली हरास करने के लिए बहुत धमकियाँ देते थे, तो जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मुझे जॉब करते हुए 1 साल हो रहा था। मुझे समझ आया कि इस चीज़ से निकलने का एक ही तरीका है कि अगर मैं खुद को स्ट्रांग बना लूँ, अगर मैं स्ट्रांग रहूँगी, मेरे पास जॉब होगा, मेरे पास पढ़ाई होगी, तभी मैं इन चीज़ों से निकल सकती हूँ। मैंने धीरे धीरे खुद को बिल्ड करना शुरू किया। मैंने स्कूल में जॉब किया, तो मैंने पार्ट टाइम पढ़ाई करी। जब मैंने पार्ट टाइम पढ़ाई करी, मैंने फुल टाइम जॉब किया। ऐसे करते करते मैं अपने आप को बना रही थी। और इस दौरान मैंने अपने पार्टनर को झूठ बोला, क्योंकि मुझे उनसे बचना होता था। हम एक शहर में थे, तो मैं उनको सच नहीं बता सकती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, वरना उनकी धमकियाँ और वो सारी चीज़ें वापस से चालू हो जाती। मैंने छुप छुप कर अपनी ज़िंदगी के 4 साल निकाले। 2012 से 16 तक मैंने ये ज़िंदगी जी। मेरी डुअल लाइफ चलती थी। मैं अपने फ्रेंड्स से छुप छुप कर मिलती थी, क्योंकि उनको नहीं पसंद था कि मैं अपनी सहेलियों से भी मिलूं, उनके साथ मूवी देखने जाऊं या कहीं पे भी बाहर जाऊं। तो मैंने एक डुअल लाइफ जी। उनके हिसाब से मैं घर पर होती थी, मोस्टली बीमार होती थी, लेकिन असली में मैं पढ़ रही थी, जॉब्स कर रही थी और एक नॉर्मल लाइफ जीने की मैं कोशिश कर रही थी। ये सब होते होते मेरी दुनिया और बड़ी होती गई। 2016 तक आते आते मेरे कोर्स खत्म हो गया। इस दौरान मैंने तमाम अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे जॉब्स भी किए। मैं ऑल इंडिया रेडियो में रही, दूरदर्शन में काम किया, ट्यूशन्स करती थी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करके मैं अपनी पॉकेट मनी अर्न कर रही थी। 2016 में मेरी ज़िंदगी का दूसरा बहुत बड़ा स्टेप आया, जब मैंने पहली बार शहर छोड़ने का डिसाइड किया। मेरी जॉब लगी लखनऊ में एक कंपनी में, और यहाँ पर भी मेरे फादर का सेम उनका स्टेटमेंट था कि बाहर नहीं जाओगी तो नहीं चलेगा क्या, अपने शहर में जॉब करो। मैंने कहा नहीं, बहुत मेहनत से मैंने ये चीज़ कमाई है और मुझे जाना है बाहर, मुझे और बड़ी दुनिया देखनी है। 2016 में मैंने घर छोड़ा और मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली। उसके बाद मेरी दुनिया और बड़ी हो गई, मुझे और लोग मिले, मुझे और एक्सपोजर मिला, और दोस्त मिले, और सपोर्ट मिला, और दिल खोल के लोगों ने मुझे प्यार किया। मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था, और वो जो डुअल लाइफ थी वो मेरी चल रही थी साथ साथ। उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, मैं मोस्टली किसी से शेयर नहीं कर रही थी ये चीज़ें। और उसी तरह से एक डुअल लाइफ जीते जीते 2016 में जब घर छोड़ती हूँ, मैं जॉब में आती हूँ, नए लोगों से मिलती हूँ, और मुझे वहाँ पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। मैंने जब देखा वहाँ की पूरे इंडिया से वहाँ पर आकर लोग जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, जॉब करने के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं ये सब। उन सब का एक ही मुझे जो समझ आता था कि पढ़ाई, एजुकेशन के दम पे आप कुछ भी कर सकते हो और कहीं पर भी पहुंच सकते हो। उसका लाइव एग्जाम्पल मैं अपने सामने देख रही थी। मुझे लगा कि अगर मुझे करना है और मुझे भी ये जिंदगी जीनी है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब तक जो भी चीज़ें मैं सीख रही थी या जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही थी, वो इतनी मजबूत नहीं थी जो मुझे वहाँ खड़ी कर दे। मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक सॉलिड बेस चाहिए, जो मैंने इतने सालों में मैंने मिस किया है वो मुझे चाहिए। मैंने डिसाइड किया कि इस जॉब के बाद मैं फिर से पढ़ाई करूंगी और प्रॉपर पढ़ाई करूंगी।
क्योंकि मुझे ये समझ आ चुका था कि अगर मुझे इस दलदल से निकलना है तो सिर्फ एजुकेशन ही मुझे यहाँ से निकाल सकती है। 2016 से 17 मैं इस जॉब में रही और 2018 जब मैं 30 साल की थी, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि लाइब्रेरी साइंस का एक कोर्स है जिसको तुम कर सकती हो, और मुझे भी लगा कि जिस टाइप की जॉब और जिस टाइप की स्टेबिलिटी मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ, ये कोर्स मुझे दे सकता है। मुझे एक पीसफुल जॉब चाहिए थी, बुक्स के बीच में रहना था, मुझे अच्छी चीज़ें पढ़नी थी, अच्छे लोगों से मिलना था। मुझे लगा ये परफेक्ट कोर्स है मेरे लिए, और मैंने डिस्टेंस से इस कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। इस दौरान 2018 में मेरी ज़िंदगी का चौथा फेज़ आया, जहाँ मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिसने मुझे ज़िंदगी के एक नए रंग से मिलाया। और आपको लग रहा होगा चौथा फेज़ कैसे? तो पहला फेज़ था मेरा बचपन का, दूसरा फेज़ था जब मैंने घर छोड़ा और शादी की, तीसरा फेज़ था जब मैंने पढ़ाई के लिए शहर छोड़ा, और ये था चौथा फेज़ जब मैं किसी से मिली जिसने मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिए, जिसने मुझे ऐसी चीज़ों से मिलाया जिनको मैं पहले कभी जानती ही नहीं थी। मुझे पता चला कि एक रिश्ते में जिसने बिना मुझे जज किए मेरे पूरे पास्ट के साथ मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी पूरी कहानी सुनी और मुझे सपोर्ट करने का फ़ैसला किया, मेरी पढ़ाई में, मेरी आगे की ज़िंदगी में, और मुझे कभी भी जज नहीं किया, किसी भी चीज़ पर सवाल नहीं उठाए। ऑल्दो मेरी पुरानी ज़िंदगी अभी भी चल रही थी, वर्बल अब्यूज़ अभी भी चल रहे थे, लेकिन वो ज़िंदगी धीरे-धीरे कहीं पीछे छूटती जा रही थी। उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। उस दौरान भी उस शख्स ने मुझे बहुत हेल्प करी, पढ़ाई में, लाइफ़ के नए चैलेंजेस में, कॉलेज के नए चैलेंजेस में मुझे हेल्प करा, और धीरे-धीरे मैं और मज़बूत होती चली गई। एजुकेशन ने मुझे वो मज़बूती दी कि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे अपने पास से पीछा छुड़ाना है, और वो तभी हो सकता था जब मैं एक जॉब में हूँ, जब मेरे पास पैसे हों, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि वो शादी करने का फ़ैसला मेरा था, तो ये डाइवोर्स का फ़ैसला भी मेरा होगा, और इसमें मैं अकेले खुद ये लड़ाई लड़ूँगी। लेकिन उसके बाद जैसे आपको पता है कि कोविड आ गया और हम सब अपने-अपने घर चले गए, और मेरी ज़िंदगी वापस से रुक गई। मेरा पूरा फैमिली पॉज़िटिव रहा, और उस दौरान मैंने बहुत मेहनत से, हम सब पॉज़िटिव होने के बाद मैंने सबका ख़्याल रखा। अपने जो वो शख्स थे मेरी ज़िंदगी में जिनका नाम गोरकी है, उनकी भी फैमिली का ख़्याल रखा, और उसी दौरान मेरे पास एक जॉब का ऑफ़र आया बैंगलोर से। और जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे शहर छोड़ना है, उसी दिन हम दोनों के पेरेंट्स मिले, और हमने ये डिसाइड किया कि आने वाले 6 मंथ्स में हम एंगेजमेंट कर लेंगे। लेकिन मेरा ये डिसीज़न था कि एंगेजमेंट करने से पहले मुझे डाइवोर्स फाइल करना है। तो एंगेजमेंट के 1 दिन पहले मैंने फाइनली डाइवोर्स फाइल कर दिया, और यहाँ से मेरी ज़िंदगी में 5th फेज़ स्टार्ट होता है, मेरी एक नई ज़िंदगी। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, और जो मेरे करंट पार्टनर हैं, उन्होंने मुझे ज़िंदगी के एक नए रंग से मिलाया। जहाँ लोग मुझे प्यार कर रहे थे, खुले दिल से मेरे सच के साथ मुझे अपना रहे थे, मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मेरी सारी सच्चाई के साथ, बिना मुझे छोटी नज़रों से देखते हुए, मुझे खुले दिल से एक्सेप्ट किया, और मेरी फैमिली ने भी मुझे एक्सेप्ट किया। इतने सालों में जो रिस्पेक्ट, जो प्यार मैं अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट कर रही थी, फाइनली मुझे मिल रही थी, क्योंकि मैंने जो डिसीज़न लिया था अपने लिए, वो सही साबित हो रहा था। मैंने जो घर छोड़ने का डिसीज़न लिया था, मैंने जो पढ़ाई करने का डिसीज़न लिया था, वो सही साबित हो रहा था। वो जो रिस्पेक्ट, वो जो प्यार मुझे अपने घर से चाहिए था, वो चीज़ें भी मुझे मिलने लगी थी। इसके बाद फाइनली डाइवोर्स का पूरा प्रोसीजर शुरू होता है, और फाइनली 2019-20 के दौरान में मैं अपने जो एक्स पार्टनर हैं उनको कोर्ट में मिलती थी, और मुझे उनका कद छोटा होते हुए दिखा। जब 2010, 11, 12, 13 में मैं उनसे मिलती थी, तो मुझे लगता था कि वो कितने बड़े हैं और मैं कितनी छोटी और कमज़ोर हूँ उनके आगे। लेकिन उन दिनों, उन केस के ड्यूरेशन में जब हम मिलते थे, तो मुझे वो एक इंसान की तरह दिखने लगा। मुझे दिखा कि वो ऐसा क्यों करता था मेरे साथ। मुझे दिखा कि उसकी कंडीशनिंग या वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इस वजह से वो ये चीज़ें कर रहे थे। मैंने कहीं न कहीं अपने दिल में उनको भी माफ़ कर दिया। एक तो ये बात थी कि उन्होंने मुझे शुरुआती दिनों में हेल्प किया था। दूसरी ये बात थी कि वो भी कहीं न कहीं इस सोसाइटी के विक्टिम हैं। इस सोसाइटी ने शायद उन्हें भी यही सिखाया है कि एक लड़की को आप अपने से दबा कर रखोगे, एक लड़की को आपको आगे नहीं बढ़ने देना है, या उस पर आप हाथ उठा सकते हो, या आप उसे अब्यूज़ कर सकते हो फिज़िकली, वर्बली, इमोशनली। शायद वो भी इस सोसाइटी की जो विकृत मानसिकता है उसके शिकार थे। मैंने उनको माफ़ किया, और शायद माफ़ करने की वजह से मैं आज हल्का फ़ील कर पाती हूँ। और इसी के साथ मेरा डाइवोर्स हुआ, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि
अब हम फाइनली शादी कर सकते हैं। और अब मैं एक स्टेबल जॉब में हूँ, जैसा कि मैंने हमेशा से चाहा कि एक रिस्पेक्टेबल जॉब में मैं रहूँ, एक पीसफुल जॉब में रहूँ, एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में मैं काम करूँ। इन सारी चीज़ों में मेरे जो करंट पार्टनर हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था वो मुझे वापस मिला। मैंने अपनी फैमिली को भी माफ़ किया, क्योंकि मुझे आज दिखता है कि वो भी कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के विक्टिम हैं, क्योंकि उन्हें भी यही सिखाया जा रहा था कि एक लड़की आप पर बोझ है, 19-20 साल की होती है, आप उसे शादी करके निकाल देते हो घर से और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। उनको कभी भी ये नहीं लगता कि एक लड़की आपका सपोर्ट बन सकती है। उन्होंने यही चीज़ें मेरी बहन के साथ करने की कोशिश की और यही चीज़ें उन्होंने मेरे साथ भी करने की कोशिश की। लेकिन आज मैं उनकी मेंटालिटी समझ पाती हूँ कि वो मेरे लिए गलत नहीं चाहते थे, लेकिन जो वो चाह रहे थे वो उनके बच्चे के लिए सही है या नहीं, ये वो कभी समझ ही नहीं पाए। या एक लड़का और लड़की बराबर होते हैं, ये कभी समझ ही नहीं पाए। जिस दिन हम ये समझ पाएंगे कि आपके दोनों बच्चे बराबर हैं, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की, और आप उन्हें इक्वल प्यार, पढ़ाई और एक प्रोटेक्टेड बचपन दे पाएंगे, तभी आप उनकी ज़िंदगी बना सकते हैं। बचपन का टाइम आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है। वो उस इमारत का नींव है जिस पर उसकी पूरी ज़िंदगी की बिल्डिंग खड़ी है। अगर उसका बचपन किसी भी तरीके से ख़राब होता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जैसा मैं लास्ट 1 साल से मैं खुद डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक से गुजर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर वो दबी हुई इमोशन है जो बचपन की, वो जो 5 साल की बच्ची थी उसने पूरी ज़िंदगी दबा कर रखा। आज मैं ये चीज़ें आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा था वो अब किसी के साथ ना हो। अगर मैं एक भी लड़की की ज़िंदगी बदल पाती हूँ इस कहानी से, तो मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हुई। क्योंकि मैं आज भी देखती हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं। हर एक लड़की से जिससे भी मैं मिल रही हूँ उसके साथ कभी ना कभी ये चीज़ें हुई हैं। किसी ना किसी ने उसके साथ गलत किया है, उसको टच किया है। और वो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वो बाहर का हो, घर के लोग होते हैं, आपके आस पड़ोस में होते हैं। तो एक बच्चे को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाते जाते मैं जोश टॉक फैमिली को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ मैं अपनी ये पूरी कहानी शेयर कर पा रही हूँ। और शायद इस कहानी से एक भी लड़की की हेल्प हो पाए तो मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। थैंक यू। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।